नमस्कार, मैं आपके साथ अनुराग सिंह। आज की टॉप स्टोरी में बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हो चुका है। 12 घंटे चर्चा हुई और उसके बाद लोकसभा में इस बिल पर मुहर लग गई। राज्यसभा में मोदी सरकार के शक्ति प्रदर्शन की अब बारी है, लेकिन वक्फ बिल को लेकर हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी इस कदर भड़क उठे कि लोकसभा में उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल के मसौदे की कॉपी को ही फाड़ दिया। बिल को मुस्लिमों के ईमान पर हमला बताया। ओवैसी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने तो इस बिल को देश के मुसलमानों के साथ मोदी सरकार का ऐलाने जंग करार दे दिया। अब तक जो ओवैसी चुनावी रैलियों में, जनसभाओं में अपना नफरती टेप बजाया करते थे, उन्होंने देश की संसद में इसका वॉल्यूम अब तेज कर दिया। इस जमात में सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं है, विपक्ष के कई और भी नेता हैं जो खुद को मुस्लिमों का सच्चा हमदर्द साबित करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ न सिर्फ सड़कों से लेकर रैलियों तक लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि संसद में भी उनके सुर उकसाने वाले ही हैं। वक्फ बिल को लेकर विपक्षी नेताओं की तिलमिलाहट आपको दिखाएंगे और इसके पीछे की वजह भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की कर लेते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया है। सरकार ने मुस्लिमों के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया, यह असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। बिल मुस्लिमों के ईमान और इबादत पर हमला है। मदरसों, मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। यह संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम बड़ी बातें कही। हालांकि दूसरा पहलू यह कि सरकार ने तकरीबन सभी उठते हुए सवालों के जवाब दिए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ बोल कैसे थे संसद में, जरा सुनिए। ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है। मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों को और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। असदुद्दीन ओवैसी यानी कि बैरिस्टर साहब सिर्फ इतने पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए सरकार मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनके लिए एक रास्ता बना रही है। मैं एक बार फिर आपको बताता हूं ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए सरकार मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनके लिए एक रास्ता बना रही है। सवाल इस बात को लेकर कि ओवैसी के लिए बेकार किस्म के मुसलमान कौन है, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं और गवर्नमेंट क्या कर रही है। आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोहरा को आप दे देते। अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोहरा के लिए यह बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा। आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सरकार पर आरोपों के तीर चलाते चलाते असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी को फाड़ दिया। कहा कि इस बिल का मकसद सिर्फ मुस्लिमों को जलील करना, रुस्वा करना है, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना है। देखिए, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए। सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुन लिया। अब गृह मंत्री अमित शाह को आपको सुनाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में वक्फ बिल संशोधन को लेकर चर्चा के दौरान दो टूक कह दिया। यह संसद का कानून है और स्वीकार सबको करना होगा।
अमित शाह का इस दौरान वही अंदाज नजर आया जो एक बार पीओके की चर्चा के दौरान जान दे देंगे पीओके के लिए जब कहा था गृहमंत्री ने, वही अंदाज देखने को मिला। गृहमंत्री ने कल कैसे जवाब दिया वो आपको सुनाते हैं। मान्यवर, मुझे ये बताओ कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने की, ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है आइदर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने दो टूक कह दिया, देश की संसद से पास कानून है, इसको मानना पड़ेगा और सबको मानना पड़ेगा। अब की स्थिति ये कि लोकसभा से पास हो चुका है, तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा की चर्चा और बिल पास हुआ, और उसके बाद आज बारी राज्यसभा की है। यहां से जब पास होगा बिल तो कानून की शक्ल लेगा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये ऐलाने जंग, तो ये ऐलाने जंग किस लिहाज से, ये समझने की कोशिश करते हैं। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब जुड़ गए, जो कि अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के। हमारे साथ अवधेश कुमार, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। हमारे साथ बिलाल खान जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वकील भी हैं, तो राजनीतिक और वकालत की समझ अच्छी है। फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और किशोर तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत फाजिल भाई आप ही से करता हूं। यह ऐलाने जंग में क्या होने वाला है सर? बिल पास हो चुका है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर कमोबेश ये पास हो जाएगा और उसके बाद कानून की शक्ल ले लेगा। ये जो ऐलाने जंग कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये क्या हो सकता है? अब ऐलाने जंग एक टर्म भाषा है, एक बोलचाल की भाषा है। ऐलाने जंग डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक सिस्टम में हमारे पास कोर्ट जाने का भी अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट जाने का भी अधिकार है। धरना प्रदर्शन, जिस तरह से आपने किसानों का बिल वापस लिया था, तो वो भी एक तरीका है। हाँ, वो शाहीन बाग वाला भी वैसा, वो भी तरीका है। कौन सा? वो शाहीन बाग में जो हुआ था वो भी एक तरीका है। तो शाहीन बाग में और किसानों के आंदोलन में फर्क क्या था? क्या फर्क था बताइए? बहुत फर्क था। क्या फर्क था? नहीं, मैं उस फर्क पे नहीं जानना चाह रहा, मैं तो ऐलाने जंग की टर्मिनोलॉजी समझना चाह रहा हूँ। शुरू किया है तो मैं ऐलाने जंग की टर्मिनोलॉजी समझना चाह रहा हूँ। वो लोग भी बैठे थे सड़क पर, ये लोग भी बैठे थे। सर इतना ही फाजिल भाई, आप जबरदस्ती क्यों उलझना चाह रहे हैं मुझसे? मैं तो चाह रहा हूँ कि आप जनता के मन से सारे भ्रमों को दूर कीजिए। इतना पेट में आप मुझे बताइए कि वो ऐलाने जंग की टर्मिनोलॉजी क्यों? मुसलमान नहीं बैठ सकता, ये कहना चाहते हैं आप भाई? कि कोई भी धरना कर सकता है, मुसलमान नहीं। सर अवधेश सर, वो जैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बात चीजों को और उलझाएगी। मैं एक एक करके बात करना चाह रहा हूं। ऐलाने जंग का मतलब फाजिल भाई मुझे समझाइए। देखिए, शाहीन बाग को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुकी है कि आप सड़क जाम नहीं कर सकते। आप सड़क जाम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर क्लियर कर दिया था ना कि सड़क जाम नहीं कर सकते आप। भाई, जिसने ऐलाने जंग कहा उनकी ही कोई तैयारी होगी तभी तो कहे। आप डिफेंड करने बैठ गए थे। आप कह देते असदुद्दीन ओवैसी से पूछे, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता। डिफेंड तो आप कर रहे थे। मैं तो कही, आपने कहा कि शाहीन बाग। अरे भाई, आप मुसलमान से इतना नफरत क्यों करते हैं? सर आपसे प्यार है तभी तो आपको बिठाया है। नहीं, देखो, यही जहर फैलाते हैं। क्यों है? नहीं, ये जहर फैलाना है। ये पढ़े लिखे हैं, होम्योपैथ के डॉक्टर हैं और जहर फैला रहे हैं कि मुसलमानों से नफरत करते हैं। में जो किसान आंदोलन हो रहा था, शुरुआती कमेंट्स तो सबके ले लेना चाहिए। नहीं, लेकिन सुनो, इससे देश में सुनिए, मैं अनुराग, मैं बहुत स्पष्ट हूं, एक बात मेरी समझ लीजिए। पहले जो डिबेट था वो संभव है, अब हिंसा होने लगी है मुसलमानों की ओर से। अब क्रिकेट के जुलूस पर हिंसा होती है, तो टीवी पर जो लोग बोलते हैं
उससे समाज में अगर हिंसा फैल रही है तो हमको उनको सबको संभल के बोलना है। ठीक है। क्या मुसलमान होने के कारण आप उनसे सवाल कर रहे हैं? सवाल तो ये होता है ना। ठीक है। तो संभल के नहीं, अगर मुसलमान होने के कारण क्या फाजिल अहमद से ऐसे सवाल किया जा रहा है? ये तो कोई विषय नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं गेस्ट के रूप में और आप अपने को पीड़ित साबित करेंगे तो ये मैसेज जाता है ना देश में। अवधेश सर प्लीज, ये भी भड़काना है। अवधेश सर ठीक है, आपने भी बात कह ली, उन्होंने भी कह ली। फाजिल भाई लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टॉपिक। मेरा टॉपिक आज का ये है कि ये ऐलान अब क्या, क्योंकि आपने लोकसभा से तो पास करवा लिया भाई, सरकार जो चाहती थी लोकसभा से पास होना वो हो गया। आज राज्यसभा के पटल पर इस बिल को टेबल किया जाएगा, उसके बाद इस पर चर्चा होगी, कमोवेश वहां से भी पास हो जाएगा, जो नंबर गेम कहते हैं। आगे क्या करने वाले, ये भड़का क्यों रहे, ये भड़का क्यों रहे? मेरा सवाल बहुत सीधा, फाजिल भाई। अनुराग जी, हम सुन लिया आपका सवाल। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि किसान बिल भी पास हो गया था और ड्राइवरों का बिल भी पास हो गया था। आप कहना चाह रहे हैं कि बिल वापस हो जाएगा? 2014 से लेके आज तक एक बिल बता दीजिए जिसमें बीजेपी को बैकफुट पे न जाना पड़ा, या तो संशोधन करना पड़ा नहीं तो वापस लेना पड़ा। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार इस पर बैकफुट पर चली जाएगी? ये कैसा बिल बनाते हैं? सर सुनिए, ऐसा है गृह मंत्री दो टूक कह चुके हैं, मानना पड़ेगा बिल। देखिए, एक मिनट, शमून काज़मी साहब। सबसे पहले अनुराग जी सुनिए, इस देश में सबसे पहले लूटा गया बुद्धों को, सारी उनकी जमीन हड़प ली। अरे सर आप ऑफ टॉपिक बात कर रहे हैं। नहीं सर सॉरी, फाजिल भाई थोड़ा सा सुन लीजिए। एक मिनट, शमून काज़मी साहब, अवधेश जी मैं आ रहा हूं आपके। शमून काज़मी साहब, ये ऐलाने जंग में क्या हो सकता है सर? फिर से रोड ब्लॉक, लोगों को उनकी सुविधाएं ना उठाने देना, क्या बिल वापसी की कोई गुंजाइश है? किस आधार पर बिल वापसी की गुंजाइश की बात करें फाजिल अहमद? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 70 साल में मुसलमानों को जिस तरह से मेन स्ट्रीम से जुदा किया और इन लोगों ने एक बड़े दल की मीडिएटिंगशिप की, उनकी पैरवी की और मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखा जी। इनका मंशा ये था कि ये ना ये लिखें ना पढ़ें ना ये समझने के लायक बने। उसी का फायदा आज ओवैसी और ये तथाकथित मुस्लिम जो लीडर्स हैं या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है ये फायदा उठाना चाह रहे हैं। आज की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आज पार्लियामेंट के अंदर जो रिजिजू जी ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो खुद माइनॉरिटी से आते हैं, जिस दर्द का और जिस अपने कर्तव्य का उन्होंने ऐलान किया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि 60 साल में इन तमाम प्रॉपर्टियों को बर्बाद करने वाले कौन लोग थे? नहीं, लेकिन काज़मी साहब, बड़े बड़े मॉल जब असदुद्दीन ओवैसी संसद में कहते हैं तो वो एक बात का जिक्र और करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये खराब किस्म के मुस्लिमों को फायदा पहुंचाएगा। शमून काज़मी साहब ये बताएंगे, खराब किस्म के मुस्लिम कहीं आप तो नहीं है, फाजिल भाई तो नहीं, बिलाल खान तो नहीं, कौन है खराब किस्म का मुस्लिम? नहीं, खराब की बात नहीं, ये समझना चाहिए कि अपने मफाद को, अपने स्वार्थ को देश के ऊपर नहीं ले जाना चाहिए। कम्युनिटी को अपने स्वार्थ का शिकार नहीं बनाना चाहिए। आज अगर सरकार ने ये अमेंडमेंट किया है तो आप ये बताइए कौन सा प्रावधान ऐसा है कि जो वक्फ प्रॉपर्टियों को। वेरी ट्रू सर, यही सवाल है बिलाल भाई, पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं आप, ऐसा कौन सा प्रावधान है जिससे दिक्कत है? भाई गृह मंत्री कह रहे हैं कि कई रिपोर्ट्स ऐसी आई जिसमें वक्फ ने जमीनों को लीज पर दे दिया। गृह मंत्री ने संसद में इस बात को कहा कि कई रिपोर्ट्स में इस बात की तस्दीक होती है कि लीज पर दी गई जमीन का बाद में कोई रिकॉर्ड नहीं है, बेचा गया तो पैसा किसके पास गया? जब इस तरह की वित्तीय गड़बड़ियां थी तो वक्फ में संशोधन की जरूरत थी, जो 2013 में भी कहा गया और फिर उसके बाद अब सरकार ने भी किया है। किस प्रावधान से दिक्कत है? एक मिनट शमून काज़मी साहब, एक मिनट दिक्कत जान लेते फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। 5 सेकंड जरा बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है शमून काज़मी साहब, जल्दी से सर प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 100 साल की लीज पर जो जमीनों को दिया गया, जिन पर इनके मॉल बने हुए हैं, जिनके ऊपर इनके ऑफिस बने हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जैसे यूसीसी, जब यूसीसी को लागू किया गया तो इन लोगों ने उस वक्त भी शोर मचाया था कि ये मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ है। उसका एक प्रावधान इस्लाम के खिलाफ नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने एक ऐसा समस्याओं को कराया। बिलाल भाई जल्दी से जरा बताइए कौन से क्लॉज से दिक्कत है? भाई ट्रांसपेरेंसी आ जाए, इस बात से दिक्कत है, या किसी की जमीन पर वक्फ जबरन कब्जा की बात करें वो सीधे कोर्ट पहुंच जाए, इस बात से दिक्कत है? मतलब दिक्कत किस बात से, किन प्रावधानों पर आपको आपत्ति है? कल तो सरकार ने सब बता दिया ना कि किसका क्या जवाब हो सकता है। आपकी बात यह थी कि वक्फ में किसी गैर मुस्लिम को कैसे रखा जा सकता है। गृह मंत्री ने एकदम क्लियर कर दिया कि किसी गैर मुस्लिम को एंट्री नहीं दी जाएगी धार्मिक कार्यों के लिए, लेकिन मैनेजमेंट के लिए गैर मुस्लिम हो सकता है।
देखिए अनुराग भाई, जब पूरा देश सो रहा था तो रात को 1 बजे के करीब इस काले कानून को लाया गया, और जिसकी मजम्मत हम खुलकर करते हैं। आज देश जिस लोगों ने 1857 के अंदर, जब हम 1857 के अंदर हमने लड़ाई लड़ी थी, हमारे 2 लाख हुआ। क्या बात करते हैं आप लोग गलत अवधारणा क्यों सेट करते हैं? सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। क्लॉज 42 सेक्शन 108 को हटाया गया, जिसके तहत आज देश के अंदर जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को लेकर आज बवाल मचाया जा रहा है, जो कोर्ट में मामले हैं जो 12 साल से हो, तो उनका जो स्टेटस है, वर्क का स्टेटस हटाया जाएगा। आप बताइए, मैं आपको 10 मैं आपको बताता हूं सर, सुनिए, पढ़े लिखे प्रवक्ता है ना, पढ़े लिखे वकील है ना, मैं आपको बताता हूं, बिल के पेज नंबर 838 पर जाइए। सुनिए बिलाल भाई, इनकी आवाज थोड़ी सी कम कीजिए, मैं गलत मिसलीड नहीं करने दूंगा। बिल के पेज नंबर 838 पर जाइए, इसमें बहुत साफ इंडिकेट है कि जो 2025 से पहले वक्फ की संपत्ति है वो एज इट इज रहेगी। सिर्फ सरकारी संपत्ति या डिस्प्यूटेड लैंड पर ही ये कानून एप्लीकेबल होगा। अब कहां दिक्कत है? देखिए, आज ये तमाशा जो कर रहे हैं, आपको भी अब तमाशे पर आ गए। अभी तो आप बहुत आर्टिकल समझा रहे थे, अब आप तमाशे पर आ गए। इसकी मदद कि आप ये समझ रहे हैं, आप बात सुनने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से बिलाल भाई बहुत हो चुका, अब आप मिसलीड मत कीजिए सर। देश की संसद को जिसने भी कल देखा, उसको सारे सवालों के जवाब मिले। भाई सरकार जो चलाकी, मुझे बताइए कि अगर अब्दुल चाचा ने कई साल पहले किसी को जमीन दे दी, सरकारी जमीन को देखकर ही कह दिया कि ये वक्फ की हो गई, अब्दुल चाचा के पास ना खुद कागज, वो सरकारी जमीन को किसी वक्फ के नाम कर दें, मान ले सरकारी जमीन सारी वक्फ को दे दें। संशोधन कर रहे हैं, जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर लगातार ये बातें जो की जा रही हैं, हम सब समझ रहे हैं। अब आप बताइए 5 साल का क्या स्टेटस होगा अगर मुझे अपनी वक्फ की जमीन के, तो मुझे 5 साल मुझे 10 सेकंड में इस बात का अगर जवाब दे। ब्रेकिंग आ गई है अवधेश साहब, बस मुझे ये बता दीजिए कि कोई ऐसा पहलू बच गया जिस पर ये सवाल पूछ पाए? सरकार ने तकरीबन हर चीज का जवाब दिया इनके सवालों का। देखिए, कल संसद में जो विपक्ष, संसद में जो विपक्ष का भाषण था, उसमें चाहे किरण रिजिजू जी ने बिल पेश किया हो या अमित शाह जी ने अपनी बात, किसी भी एक बात का तथ्यात्मक तरीके से खंडन नहीं हुआ है, केवल आरोप थे। अखिलेश जी के भाषण में तो था कि आप अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं, फलाना नहीं कर रहे हैं। जो गौरव गोगोई जी का भाषण था, उसमें तो था कि आप मिसलीड कर रहे हैं, किसी पर नहीं था। दूसरे, कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नहीं कहा है कि ये तो मौलिक अधिकार में 14, 15, 16, 25 का उल्लंघन है। कोई नहीं बता रहा है कि इसकी कौन सी धारा जो है वो एंटी इस्लाम या एंटी मुस्लिम है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। संसद में जो बिल पास होगा, सुप्रीम कोर्ट को उसके रिव्यू का अधिकार है। या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की घोषणा की है कि हम चैलेंज करेंगे, तो चैलेंज करने दीजिए, तो चैलेंज होगा, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन समस्या वही है, आप कल अगर देखेंगे, मैं देश के सामने ये विषय रखता हूँ, ध्यान से सुने। कल समर्थन और विरोध दोनों हो रहे थे देश भर में। बिल्कुल सर, आप देख लीजिए, कहीं भी विरोध में जितना ये लोग बनाए थे वातावरण, उस तरह से बड़ी संख्या। लेकिन सर वो सवाल ये है कि ऐलाने जंग पर ओवैसी साहब किस बात को इंडिकेट कर रहे हैं। और सिंपल सी बात ये है, मेरे जितने भी मुस्लिम भाई देख रहे हैं, सिंपल सी बात ये है, ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिस ट्रांसपेरेंसी की दरकार कई कमेटी की रिपोर्ट कर चुकी है। मैं एक बार फिर से सारे मेहमानों के पास जाऊं। किशोर जी, आ रहा हूं आपके पास। एक बड़ी खबर आ गई है, वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी एक बड़ी खबर है। शिवसेना यूबीटी ने बिल के खिलाफ विरोध किया, वोट किया है। वक्फ बिल के खिलाफ उद्धव गुट ने वोटिंग की शिवसेना यूबीटी पर। श्रीकांत शिंदे ने हमला बोला। वो कह रहे हैं कि आज बाला साहब होते तो उद्धव ऐसा कर पाते क्या? सुनिए क्या कह रहे हैं श्रीकांत शिंदे। अपनी अंतरात्मा से इनको प्रश्न पूछना चाहिए कि बाला साहब आज होते तो ये क्या आज ये भाषण कर पाते यहाँ पर? आज इस सदन में एक बात साफ हो गई, ये यूबीटी वाले किसकी विचारधारा को मान रहे हैं और ये बिल का विरोध कर रहे हैं। इनके पास एक सुनहरा अवसर था अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने इतिहास को संभालने का और विचारधारा को जिंदा रखने का, जिसके लिए कभी बाला साहब ठाकरे जी ने आंदोलन किया था। लेकिन अफसोस, यूबीटी वालों ने उस विचारधारा को तो पहले ही बुलडोजर के तले जो है चुरोड़ मुरोड़ दिया है। बाला साहब की जो विचारधारा थी वो स्पष्ट थी, हिंदुत्व की रक्षा, देश की एकता और बाकी धर्मों के लोगों के लिए सम्मान। लेकिन आज अगर बाला साहब यहां होते
तो यूबीटी का डिसेंट नोट यहां पर अगर पढ़ते तो उनके आत्मा को बहुत वेदना जो है होती। मैं यहां पर यूबीटी का एक डिसेंट नोट जो है लेकर आया हूं। इन्होंने यहां पर कहा है कि नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ बोर्ड में नहीं होने चाहिए, और उसके ऊपर वो वकालत वहां पर कर रहे थे कि जो बाला साहब हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे, मुझे लगा इनको सिर्फ हिंदुत्व से एलर्जी थी, लेकिन आज हिंदुओं से भी एलर्जी जो है यूपीटी को होने लग गई है। और देखिए हमारे साथ शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं किशोर तिवारी, उनसे रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में क्या बोला था। और जब दूसरी तरफ यहाँ दो मुस्लिम गैर मुस्लिम हमारे वक्फ बोर्ड पे ला रहे हो, मुझे डर लगता है कि हमारे हिंदुओं के मंदिरों में भी कल गैर हिंदू अबर लाना चाहोगे। उन्होंने अभी उदाहरण बताया मंदिर का, याद रखना शिवसेना उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। अगर हमारे मंदिर में कभी आपने सोचा भी कि किसी गैर हिंदू को उस मंदिर के बोर्ड पे लाने की कोशिश भी करोगे, तो याद रखना हम उसे विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो चल रहा है वो आगे चलकर क्रिश्चियनों पे हो सकता है, आगे चलकर जैन देरासर पे हो सकता है, आगे चलकर सिख धर्मों के गुरुद्वारा पे हो सकता है। क्यों कर रहे हो आप? क्या आपका उद्देश्य है? क्या आपका हेतु है? क्यों चाहिए आपको गैर? ये धार्मिक नहीं है। हमने देखा सौगते मोदी चल रहा है, आज सौगते बिल आ गया, वक्त बिल आ गया। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांटने वाला था, कौन काटने वाला था? आपको उनके बारे में प्यार आया आज? ये प्यार देख के हम भी अचरज हो गया। वाह, मुझे लगता है बिहार के चुनाव नजर आ रहे हैं। ये देश के आजादी के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया ना, उनका भाग्य है कि आज सरकार चला रहे। शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वोटिंग की। अब श्रीकांत शिंदे कह रहे हैं कि बाला साहेब होते तो ऐसा कर पाते क्या। किशोर तिवारी साहब समझा दीजिए जरा कि बाला साहेब होते तो उनका स्टैंड क्या होता, क्योंकि बाला साहेब की छवि तो हिंदू हृदय सम्राट की थी। यहां तो इंसाफ की बात हो रही है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदुओं के लिए हो। वक्फ जब किसी पर कब्जा करता है वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता। तो ये बिल को लेकर अगर बाला साहेब होते तो वाकई क्या स्टैंड होता आप लोग का? अनुराग सिंह, ये मुझे पूरा बोलने देंगे। यहाँ अवधेश जी और मैं, ये दो ही लोग हैं जो नॉन मुस्लिम है। मैं भी और सर। मेरी पार्टी, अरे भाई, अरे अनुराग तुम तो एंकर हो यार, इतना स्मार्ट आदमी हो। एंकर है तो नॉन मुस्लिम तो आए ना। अरे भाई, मैं पैनलिस्ट की बात कर रहा था। मैंने देखा 30 सेकंड में तुम उछल गए। ऐसा नहीं रहता, थोड़ा विपक्ष को जब बुलाते बात करेंगे तो चलना पड़ेगा ना सर। एक मिनट में बोल देता हूँ। भूमिका इतनी बना लेंगे 30 सेकंड निकल जाएगा। आइए मुद्दे पर आइए। बाला साहेब होते तो क्या करते? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब। वक्फ बोर्ड यह मुस्लिमों का एक एनजीओ है। उसके अंदर जो उसके प्रावधान है, तो उसमें माल प्रैक्टिसेस हो रही है, लैंड ग्रैबिंग हो रही है, उसमें करप्शन हो रहा है, ऐसे चार्जेस थे। और ये चार्जेस बहुत दिनों से चल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे संशोधन आए। इस संशोधन के अंदर सरकार जो मुस्लिम नेताओं है और मुस्लिम समाज का एक बड़ा घटक है, वो कहती है कि मुस्लिमों के स्टेक होल्डर को विचार में लिया नहीं गया। दूसरा, अवधेश जी, चर्चा तो है, जैसे पूरे यूनिवर्सिटीज तुमने संघ वाले घुसा दिए, वैसे वक्फ बोर्ड में भी आरएसएस वाले घुसा दोगे। हाँ, और दूसरा इसके बाद आप क्या चाहते हैं कि किशोर जी, आप क्या चाहते हैं कि वक्फ के पास कोई भी जमीन का मामला जाए तो वक्फ ट्रिब्यूनल में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो निष्पक्ष हो, सारे एक ही धर्म के लोग हों, और उसको चैलेंज भी ना किया जाए। चैलेंज करने का अधिकार भी लोगों के पास ना हो। आप किशोर जी ये चाहते हैं? अरे थोड़ी सब्र रखो, सबके जवाब जो बात कह रहे हैं मैं तो उस पर सवाल पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, तो मैं जवाब भी दे रहा हूं कि ये मुसलमानों के वंचित लोगों के भलाई के लिए बना हुआ बोर्ड है। उसमें हिंदुओं का क्या काम है? ये मुझे बताइए कि ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है सर, ये 602 एकड़ जमीन जब्त होने से बचने के लिए हाईकोर्ट का सहारा लेता है। 500 एकड़ जमीन होटल को दे देता है। ये वो बोर्ड है सर जिसको मुस्लिमों का उत्थान करना है, लेकिन 2 लाख करोड़ की संपत्ति जो है वो लीज पर दे देता है या कहीं पर और दे देता है। तो ये मुस्लिमों का उत्थान हो रहा है सर? एक मिनट,
वही तो ग्रीवेंस का एक कारण था। मैं पूरा बोल देता हूँ। तो जल्दी मेरी पार्टी का स्टैंड ये था, मेरी पार्टी ने उसमें संशोधन दिए थे, सरकार ने विपक्ष के सारे संशोधन नहीं माने। और एक बात मैं बता रहा हूं, क्या अच्छा, मुझे किशोर जी, आप बड़े जानकार व्यक्ति हैं, मुझे ये बताइए कि किस बात को लेकर आपत्ति है? सरकार ने तो सारी बातों का जवाब दिया, आप बताइए सरकार की किस बात से आपत्ति है? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं। बाला साहेब ठाकरे होते तो वो आज किस बात पर आपत्ति रखते संसद में? अरे ये जो बिल फाड़ना चालू है ना, बाला साहेब ठाकरे का सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। ये तो श्रीकांत शिंदे सवाल पूछ रहे हैं सर, उन्होंने बोला तो हम लोग इसको डिबेट में लेकर आए। अरे भाई, आप जवाब दे दीजिए। मैं बता रहा हूँ, बाला साहेब ठाकरे के नाम से आप बच रहे हैं किशोर जी? अरे नहीं, बाला साहेब ठाकरे क्या चीज थी ये क्या जाने। अटल आप जानते तो आप बता दीजिए बाला साहेब ठाकरे का नाम लेकर। मैं तो बड़े शान से कह रहा हूं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे। आप शान से नाम लेकर बता दीजिए वो किस बात पर एग्री करते और नहीं करते। देखो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने, अरे मुझे बोलने दो यार। अभी कैसा है, ये बच्चे ले आते हैं तो बहुत बीच बीच में बोलते हैं। मुझे बोलने दो। बुजुर्ग हो गए इसलिए माहौल बहुत बनाते हैं, मुद्दे पर आइए। मुझे बोलने तो दो। अरे मुझे बोलने दो कि कल चल के हमारे ट्रस्ट है हिंदुओं के, उसमें ये मुस्लिम घुसा देंगे, ये बड़ा। और ऊपर से नागपुर में तो जो महाबोधि बौद्ध विहार है उस पर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। एक मिनट मेरी बिल को समझने वाले अवधेश सर से मैं इसका जवाब दूंगा कि क्या सारे मुस्लिमों की जगह हिंदू घुस जाएंगे। बड़ी खबर आ गई है वक्फ बिल को लेकर, कांग्रेस का बड़ा हमला सामने आया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद काला दिन बता रहे हैं, संख्या बल के आधार पर संविधान को रौंद दिया गया। इमरान मसूद ये कह रहे हैं, जरा जल्दी से सुन लीजिए इमरान मसूद क्या कह रहे हैं। मसूद साहब, सरकार कह रही है ऐतिहासिक दिन है, वक्फ पास हो गया है और जितने भी काला दिन है, संविधान को रौंद दिया है, काला दिन है। इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता है कि आप संख्या बल के आधार के ऊपर आपने कसम खाई है कि संविधान को रौंद के डालेंगे। आप रौंद रहे हो संविधान को। वो कह रहे कानून के तहत है और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं, पसमानदा है मुस्लिम कम्युनिटी, उसको बेनिफिट होगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ जमीनों को हड़पने का और लोगों को जो कब्जा धारक हैं उन लोगों को फायदा पहुंचाने का बिल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सरकार कह रही है कब्जा सरकार थोड़ी ले रही है, वो तो बोर्ड है मैनेज करेगा जो। तो मैंने तभी तो हम कह रहे हैं कि आप तो कब्जा धारकों को पूरा का पूरा वो प्रिविलेज दे रहे हो कि कब्जा धारकों के लिए रास्ते खोल रहे हो। आप बढ़ाओगे क्या? आपने तो तबाह करना है प्रॉपर्टीज को। तो आगे क्या आपने इस बिल के खिलाफ कुछ एक्शन लेना है, कैसे करेंगे या स्ट्रेटेजी बनाएंगे? क्या होता है तय करते हैं। अवधेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, बस एक बहुत छोटी सी बात। शमून कासमी साहब, ये काला दिन कैसे? मतलब वक्फ में ट्रांसपेरेंसी आ जाए, जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो रुक जाए, जो लोगों की जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं उन लोगों को इंसाफ मिल जाए। 10 सेकंड बात कर ले। मतलब ये वक्फ की भलाई हो गई या ये काला दिन हो गया वक्फ के लिए? आ रहा हूं किशोर जी, आ रहा हूं। शमून कासमी साहब, 1947 के बाद इन तथाकथित मुसलमानों के हमदर्दों ने जो गुनाह और पाप किए थे, जिन पसमानदा और गरीब मुसलमानों को इन्होंने उनके अधिकारों को कुचला था, जिन्हें लिखने और पढ़ने नहीं दिया, जिन्हें इन्होंने जीने का अधिकार नहीं आने दिया, और उस वक्फ प्रॉपर्टी को जो गरीबों के लिए वक्फ की गई थी उसके ऊपर यही जितने बोल रहे हैं इन्हीं लोगों ने अपने लिए इस्तेमाल किया। आज अगर सरकार ने पर्टिकुलर लोगों के लिए, मुस्लिमों के लिए नहीं संगत है। और ये लोग अनुराग, ये लोग जो लोग ये कह रहे हैं कि अन्याय हुआ है या काला दिन है, इनके लिए काला दिन है ये, क्योंकि अब इनकी जमीन खिसक रही है और आज गरीब पसमानदा मुसलमान अपने आप को ये महसूस करेगा कि वो भी अपने बच्चों को लिखाए और पढ़ाएगा। ठीक है सर। काजमी साहब मैं फिर आ रहा हूं। किशोर जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अवधेश सर, किशोर जी कह रहे थे कि कुछ ऐसे क्लॉज जिसमें वो ये कह रहे थे कि सारे के सारे मुस्लिम हटके हिंदू चले जाएंगे, ये उनका डर किस बात को लेकर, जरा समझा दीजिए। फिर आ रहा हूं। उनका डर नहीं हो तो दिल से चाहते थे कि ये बिल पास हो जाए। जितना मैं उनको निजी तौर पर जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पर उनके दिली इच्छा थी कि ये बिल हर हाल में पास हो। लेकिन जब अरविंद सावंत जैसा आदमी जो कि पहले क्या क्या बोलते थे, मैं उनके साथ बैठा हूं, जब उनकी भाषा बदल गई है तो ये क्या करेंगे? मैं इनके दिल की बात बता रहा हूं। इनको भी मालूम है कि ऐसा होने वाला नहीं है। इनको भी मालूम है कि वक्फ तो करना इस्लाम का पार्ट हो सकता है, उसमें तो किसी को कोई दो मत नहीं है।
लेकिन जमीन के प्रबंधन के लिए सरकार के नियम कानून से कोई बोर्ड बना, वो इस्लाम और हिंदू का कैसे हो जाएगा भाई? वेरी ट्रू। वो तो जमीन के प्रबंधन का विषय है, वो जमीन के रख रखाव का विषय है, उसमें कैसे हो जाएगा? गैर मुस्लिम हो या गैर हिंदू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यह है कि जो बिलाल भाई फाजिल जी आ रहा हूं आपके पास। सर, एक बड़ी खबर आ गई है, वक्फ बिल पर सोनिया गांधी का पहला बयान सामने आया। सीपीपी की आम सभा की बैठक में कांग्रेस की अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा, कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारित हो गया है, आज इसे राज्यसभा में पेश किया जाना है। इस विधेयक को जबरन पारित किया गया है। हमारी पार्टी का रुख स्पष्ट है, विधेयक संविधान पर एक हमला है, यह हमारे समाज को स्थायी रूप से ध्रुवीकृत करने की भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सोनिया गांधी का रिएक्शन है और यह आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले ये शक शोभा जाहिर की जा रही थी, कांग्रेस बच रही है नहीं बच रही है। राहुल गांधी ने विरोध में खुलकर कई बार बोला, लेकिन अब सोनिया गांधी ने एकदम क्लियर कर दिया है कांग्रेस का स्टैंड। वक्फ बिल पर सोनिया गांधी का पहला बयान, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वक्फ बिल को जबरदस्ती पारित किया गया, हालांकि संख्या बल सरकार के फेवर में था, इसके बावजूद सोनिया गांधी कह रही है कि यह बिल संविधान पर हमला है, समाज में ध्रुवीकरण की साजिश की गई है। अमित कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, सीपीपी की यह बैठक में सोनिया गांधी ने बड़ी बात कही है, क्या जानकारी इसको लेकर और उसका क्या इंपैक्ट देख रहे हैं? जी देखिए, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक थी, जब तमाम सांसद थे उनके बीच सोनिया गांधी थी, और कल जिस तरह से बिल पास हुआ है, बड़ी संख्या में 288 सांसदों का समर्थन था, जबकि विपक्ष में सिर्फ 232। निश्चित तौर पर कांग्रेस तमाम जो इंडिया अलायंस है उन लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया था, और ये जो सोनिया गांधी का ये कहना है कि जबरदस्ती पास किया गया है, वहां पर डिवीजन तक मांगा गया था। कुछ क्लॉज को लेकर कुछ जो अमेंडमेंट थे उस पर डिवीजन मांगा गया, बिल पर डिवीजन मांगा गया, जहां पर जो एनडीए के पास बहुमत थी और बहुमत के साथ, और वो आप कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बार बार ये सरकार ये कह रही है कि ये पूरे बिल को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को भड़काने के लिए ये बात कही जा रही है, क्योंकि इसमें कहीं भी इस तरह से ऐसी चीजें नहीं है कि उनका जो बेसिक अधिकार है, जहां पर आपको याद होगा कल गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को खुलकर कहा था, साफ शब्दों में कहा था, जो वक्फ है उसमें नॉन मुस्लिम कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन जो निगरानी करने वाली बॉडी होगी, जो उसमें लोग हो सकते हैं, क्योंकि जो वहां पे जो मेंबर होंगे उसमें नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। लेकिन ये सोनिया गांधी का एक बड़ा बयान, आप कह सकते हैं सरकार पर एक बड़ा आरोप है। ये अमित मानकर चले कि अब कांग्रेस पार्टी की लाइन बिल पर यही रहने वाली है, इस कानून पर यही रहने वाली है। उन्होंने रास्ता दिखा दिया कि किस रास्ते विरोध करना है कांग्रेस पार्टी को। नहीं, देखिए ये लाइन कांग्रेस की निश्चित तौर पर सोनिया गांधी के बयान के बाद और एग्रेसिव होंगे, लेकिन ये लाइन लगातार कांग्रेस कर रही है, और तमाम जो इंडिया अलायंस के लोग हैं ये कह रही है कि सरकार मुस्लिम्स को जानबूझकर टारगेट कर रही है, अल्पसंख्यकों को जानबूझकर टारगेट कर रही है, इस बिल के जरिए उनके धार्मिक जो क्रियाकलाप है उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश है। तो निश्चित तौर पर सोनिया गांधी के जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक के बाद, इस बयान के बाद, उनका जो आप देखिएगा आज जब 1 बजे राज्यसभा में चर्चा शुरू होगी तो और एग्रेसिवली इस बात को रखेगी। लेकिन इस तरह के बात की सरकार जबरदस्ती इस पर थोपना चाह रही है, कंट्रोल करना चाह रही है, ये आरोप लगातार कल भी सबने देखा कि चर्चा के दौरान इंडिया अलायंस के जो तमाम अलायंस जो पार्टनर्स थे, चाहे टीएमसी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सब ये लगातार कहते थे कि सोनिया गांधी के बाद ये और तेज होगा। ठीक है अमित, आप सारे राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर बनाए रखिए। बिलाल भाई, फाजिल भाई, मैं आपके पास आना चाह रहा था, किशोर सर मैं आना चाह रहा था, अवधेश सर वापिस से सवाल है। सर सुन लीजिए, गुंजाइश रह जाती है संवैधानिक कहने की, भाई जिस तरह से हमने आज तक देश की संसदों में कानून पास होते देखे वो तो इसी तरीके से देखें, इसमें असंवैधानिक की गुंजाइश क्या है? सोनिया गांधी जी जो कुछ बोली है इसके 4 अर्थ हैं जी। पहला है कि सोनिया गांधी जी जैसे जैसे कांग्रेस में सर्ट करने लगी, तभी से कांग्रेस दोबारा कट्टर मुस्लिम परस्ती की ओर बढ़ी। 1995 का जो नरसिंहा राव के समय का कानून है वो 10 जनपद अर्जुन सिंह और बाकी के दबाव में बना था। जब उन्होंने कांग्रेस का चार्ज संभाला और जब उनकी सरकार बनी तो सरकार ने 2005 में सच्चर कमीशन बनाया। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर देश में अलग से सरकार के अंदर पूरी सत्ता में एक मुस्लिम ढांचा खड़ी करने की कोशिश हुई। सबसे पहले देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय 2006 में बना है। अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
पूरे देश में देखेंगे कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने पूरे देश में मुस्लिमों को लेकर के अलग अलग कानून बनाए उस समय। और नहीं, दो बात इसमें और है, बहुत वक्त लिमिटेड में, बस वक्त लिमिटेड। तीसरी जो इसमें बात है कि इस समय कांग्रेस को मुसलमानों का देशव्यापी वोट मिल रहा है जी, तो वो वोट बना रहे, लाइन क्लियर कर दी है। नहीं, चौथी बात यह है कि हर चीज को मोदी सरकार को, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, सबको फासिस्ट साबित करना है। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि तकनीकी आधार पर क्यों वक्फ संशोधन बिल गलत है ये कोई नहीं बता पा रहा। वक्त इतनी इजाजत देता है, लेकिन एक वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। सीपीपी की बैठक की तस्वीरें, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी मौजूद हैं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता। और यहां पर सोनिया गांधी ने बड़ी बातें कही। उन्होंने पहला बयान दिया है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है और उन्होंने जोर जबरदस्ती की बात कही। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को जबरन पारित किया गया है। बहरहाल कांग्रेस की लाइन अब इसी पर रहने वाली है और आगे किस तरह के रिएक्शन सामने आएंगे, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एक एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।